नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि विस्फोट में आज वो कौन सी खबरें जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। विस्फोट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे ईरान से जंग में अमेरिका की जो खास रणनीति है उसे लेकर के। दरअसल अमेरिका ने अब तक ईरान पर परमाणु हमले छोड़ करके सभी तरह के हथियार अभी तक आजमा लिए हैं। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने मिसाइल और बमों की बौछार कर दी है। ईरान के करीब 10,000 टारगेट्स पर बमबारी की गई है और ईरान के मिसाइल सेंटर्स, फैक्ट्रियां, सैन्य ठिकाने, सभी जगह अमेरिका और इजरायली बारूद के निशान मौजूद हैं। लेकिन ईरान अब तक नहीं झुका है, जिसके बाद अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बेहद घातक प्लान तैयार किया है। माना जा रहा है कि इस प्लान के आगे ईरान का टिक पाना बेहद मुश्किल होगा। आखिर कौन सी वो रणनीति है और वो कैसे कामयाब होगी, इस बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे इजराइल की बढ़ती मुश्किलों के बारे में। दरअसल इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा ईरान के जो प्रॉक्सी संगठन हैं उनसे निपटने की जिम्मेदारी भी इजराइल निभाते हुए नजर आ रहा है। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ लगातार बमबारी कर रहा है। भीषण हमले किए जा रहे हैं और कई कमांडर्स को मौत की नींद अभी तक सुलाया जा चुका है। लेकिन अब इजराइल के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है और ईरान का एक और साथी इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। आखिर कौन सा वो साथी है, उसने किस तरह से मुश्किलें खड़ी की है, आज इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसी के साथ बात करेंगे अमेरिका की बढ़ती हुई मुश्किलों के बारे में। दरअसल जंग की शुरुआत में ईरान को ऐसे पलटवार का अंदाजा कतई नहीं था। अमेरिका और इजराइल को यह नहीं लग रहा था कि ईरान इस तरीके से उन पर हमला कर देगा, लेकिन ईरान अपनी रणनीति पर चलता रहा और अब अमेरिका धीरे धीरे उसकी रणनीति में फंसते जा रहा है। अमेरिकी जवानों की जान जा रही है, कई जख्मी हैं, अरबों का सैन्य साजो सामान जल करके खाक हो चुका है। अब इजराइल के साथ ही खाड़ी में मौजूद सहयोगियों की सुरक्षा खतरे में पड़ चुकी है और कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए ये जंग बेहद भारी पड़ रही है। आज इस बारे में भी हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। और अब अमेरिका ईरान से जंग में अकेला पड़ते हुए नजर आ रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि इजरायली मीडिया कह रहा है। वो इजरायली मीडिया जिसके साथ अमेरिका खड़ा हुआ था, लेकिन अब वो इजरायली मीडिया बड़ा दावा कर रही है और कह रही है कि ईरान से जो जंग चल रही है उसमें अमेरिका अलग थलग हो गया है, अकेला पड़ गया है। ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल नहीं होगा इजराइल, ये उनकी तरफ से कहा गया। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इजराइल का ईरान में सैनिक उतारने से पूरी तरीके से इनकार है। हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि हम ग्राउंड ऑन बूट करें, हम वहां पर अपने सैनिकों को उतारें। अमेरिका अगर ऐसी कोशिशें कर रहा है, अमेरिका अगर ऐसा सोच रहा है, तो उसके साथ नेतन्याहू या उनकी सरकार तो कतई खड़े हुए नजर नहीं आती है। ये बड़ी बात कही गई है इजरायली मीडिया के हवाले से। अभी तक ये कहा जा रहा था कि ये पूरा युद्ध अगर कोई चाहता है तो वो इजराइल ही तो चाहता है, और अगर इजराइल ये युद्ध चाहता है तो अब क्यों पीछे हट रहा है। एक तरफ नेतन्याहू अपने लोगों से ये दावा और वादा कर रहे हैं कि हमारे ऊपर अगर कोई संकट आएगा तो उसे मैं जब तक पूरा खत्म नहीं कर दूंगा पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन अब वो पीछे हट रहे हैं। इजराइल की तरफ से, इजरायली मीडिया की तरफ से ये बताया गया है कि अगर ईरान में सैनिक उतारने की तैयारी अमेरिका कर रहा है तो ऐसी कोई भी तैयारी इजराइल की नहीं है और इजराइल नहीं उतरने वाला है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि IRGC के यूएस और इजराइल को धमकी देखने को मिली है। अधिकारियों को निशाना बनाने की चेतावनी जारी की गई है। IRGC यानी ईरान की सेना, जिसने यूएस और इजराइल को धमकी दे दी है। अधिकारियों को हम निशाना बनाएंगे, यूएस और इजरायली अधिकारियों पर हमले करेंगे, क्षेत्र में राजनेताओं को भी निशाना बनाने की चेतावनी दे दी गई है। हालांकि ये पूरी लिस्ट पहले भी ईरान की तरफ से जारी कर दी गई थी कि वो कौन कौन से नेता होंगे जिन्हें वो निशाना बनाएंगे, खासतौर पर इजराइल के अंदर, जिसमें पीएम नेतन्याहू का नाम सबसे ऊपर था। उसके बाद इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज का नाम भी था। अमेरिका, इजराइल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर चुके हैं कि युद्ध किसकी वजह से शुरू हुआ है। अमेरिका कह रहा है कि उसकी तैयारी है कि वो अपने जवानों को ईरान की जमीन पर उतारे, तभी इस युद्ध को खत्म किया जा सकता है। लेकिन इजरायली मीडिया ये दावा कर रहा है कि ऐसी कोई भी तैयारी इजराइल की तरफ से नहीं है। IRGC दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि अधिकारियों को हम निशाना बनाएंगे, हम उन्हें बख्शेंगे नहीं, और क्षेत्र में राजनेताओं को भी निशाना बनाने की चेतावनी जारी की गई है। वेलकम टू द हेल के नाम से पोस्टर तक जारी कर दिया गया है ईरान की तरफ से कि अगर अमेरिका कोशिश कर रहा है, सोच रहा है वो अंदर आने की, तो वेलकम टू द हेल लिखा गया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक रणनीति अपनाई है। अब खबर है कि अमेरिकी सेना खार्ग द्वीप पर उतर करके ग्राउंड ऑपरेशन चला सकती है।
मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस रहा है। ईरान की मिसाइल्स की बारिश सऊदी अरब, कतर, यूएई समेत कई अन्य खाड़ी देशों में तबाही मचा रही है। ईरान के ऐसे पलटवार की आशंका अमेरिका और इजराइल को नहीं थी। अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान में तख्ता पलट भी था, लेकिन ईरान में अब तक ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद अब ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है। अमेरिका ईरान में एक बड़े जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में है। इस ऑपरेशन के तहत यूएसएस त्रिपोली मध्य पूर्व में पहुंच चुका है। इस रणनीति का मकसद ईरान के सैन्य ठिकानों पर कब्जा करना और उसके शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाना है। हालांकि ईरान भी अमेरिका को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ग्राउंड ऑपरेशन पूरी तरह से हमला नहीं होगा। इसमें स्पेशल ऑपरेशन फोर्स और आम पैदल सैनिकों की मिली जुली टुकड़ियों की छापेमारी शामिल हो सकती है। हालांकि अमेरिका के इस ऑपरेशन की राह में कई चुनौतियां हैं। फिलहाल अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर रणनीति बनाने में जुटा है। वॉशिंगटन में बैठकों का दौर जारी है। पेंटागन में हुई इमरजेंसी मीटिंग में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का फैसला लेने के संकेत मिले हैं। यूएसएस त्रिपोली भी मध्य पूर्व पहुंच चुका है। ट्रंप को ग्राउंड ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट ब्रीफ करने की चर्चा है। माना जा रहा है कि ट्रंप जल्द ही ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। तो जल्द ही ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है अमेरिका की तरफ से कि वो जमीन पर उतरे, ईरान के अंदर जाकर के सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे। इजराइल की तरफ से मना किया जा रहा है, इनकार किया जा रहा है। दूसरी तरफ यूएस त्रिपोली को लेकर के जानकारी मिल रही है कि अमेरिका ने यूएसएस त्रिपोली को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। माना यह जा रहा है कि यह जहाज अपने बेड़े के साथ खर्ग पर अटैक के लिए आगे बढ़ सकता है। यूएसएस त्रिपोली आखिरकार क्या है, इसकी ताकत क्या है, वो अब आपको बता देते हैं। तो ये आधुनिक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है जिसकी वहां पर तैनाती की जा रही है। इसके पहले बताया गया था कि यूएस त्रिपोली को वहां पर भेजा जाएगा ताकि खर्ग द्वीप पर हमला किया जा सके। और अभी थोड़ी देर पहले एक तो बयान आपने सुना जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खर्ग द्वीप पर हमला करना, उसे अपने कब्जे में लेना कोई बड़ी बात नहीं है। F-35 स्टील फाइटर संचालित करने में यूएसएस त्रिपोली सक्षम होता है। F-35 इनके लिए वैसे ही बहुत ज्यादा आवश्यक है। हालांकि कई बार इस पूरे युद्ध के दौरान F-35 को मार गिराया गया है, वो भी ईरान की तरफ से। ऑस्प्रे जैसे एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट के संचालन की भी इसकी क्षमता होती है। ये उसके लिए बड़ी बात है कि ये युद्ध में उसे और ज्यादा मजबूती देते हैं। समंदर और जमीन पर ऑपरेशन चलाने की इनकी जो समंदर और जमीन पर ऑपरेशन चलाने की क्षमता है, ये सबसे बढ़िया है। कहीं से भी ये मिसाइल्स को दाग सकते हैं, समंदर में रह करके, आसमान से भी। यूएसएस त्रिपोली में ऐसी मिसाइलें साथ में भेजी गई हैं। तो यूएसएस त्रिपोली से क्या अमेरिका डराने का प्रयास कर रहा है ईरान को, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो ये जो समंदर और जमीन पर ऑपरेशन चलाने की इसकी क्षमता है, इसकी वजह से ये पावरफुल भी है। और इस वजह से ईरान बार बार ये बयान भी दे रहा है कि खर्ग द्वीप पर कभी भी अमेरिका हमला कर देगा, उसे अपने कब्जे में ले लेगा। हालांकि वो ये भी कहता है कि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के तहत 10,000 सैनिक हॉर्मुज में तैनात कर सकता है और खार्ग आइलैंड पर सबसे पहले कब्जा किया जा सकता है। हालांकि अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज ग्राउंड ऑपरेशन में ईरान को तबाह करना होगा।
क्योंकि वियतनाम और अफगानिस्तान में ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका करीब करीब हार गया था। माना जा रहा है कि अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन में देरी इसीलिए हुई है कि वो सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ जमीनी जंग में उतरने वाला है, जिससे कम से कम नुकसान हो। यही वजह है कि अमेरिका पहले फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान के सैन्य ठिकानों पर कब्जा करेगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। इसके लिए पहला टारगेट खार्ग हो सकता है, लेकिन खार्ग तक पहुंचने के लिए हॉर्मुज को पार करना जरूरी है और हॉर्मुज को पार करने का मतलब है समंदर में भीषण युद्ध। उधर पलटवार के लिए ईरान ने बड़ी तैयारी की है। ईरानी सेना गुरिल्ला युद्ध लड़ने की तैयारी में है। साथ ही सुरंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे ज्यादा तैनाती द्वीपों पर की जा रही है, जिससे अमेरिका का कंट्रोल ना हो पाए और अमेरिका को ईरान में घुसने के लिए आर्मी बेस ना मिल पाए। इसके लिए सी ड्रोन और सी माइंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि सभी बंदरगाहों और द्वीपों पर मिसाइल लॉन्चर लगा दिए गए हैं। अमेरिका के लिए सबसे मुश्किल ईरान की सरहद पर निगरानी रखना है, क्योंकि ईरान की कोस्टल लाइन तकरीबन 1500 किलोमीटर लंबी है, जहां सुरंगों का जाल बिछा हो सकता है। ऐसे में अमेरिकी कमांडो टनल ट्रैप में फंस सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका पहले खार्ग पर कब्जा करना चाहता है। और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। अमेरिकी सेना जमीन पर उतरकर ईरान पर हमला कर सकती है। अब आइए आपको बताते हैं कि जमीन पर अमेरिका की क्या रणनीति हो सकती है। इस दौरान 5 चरणों में अमेरिका का जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो शुरू किया जा सकता है। 5 चरण इसके होंगे। ग्राउंड ऑपरेशन इस दौरान किया जा सकता है और इसके लिए बाकायदा अमेरिकी सेना का यूएसएस त्रिपोली मिडिल ईस्ट में पहुंचा हुआ है। पहले चरण में तटों पर मौजूद सैन्य ठिकानों पर हमला किया जाएगा, उन्हें तबाह किया जाएगा ताकि उनका बेस खत्म किया जा सके और ईरान यहां से अपनी रक्षा न कर पाए। एंटीशिप मिसाइल, सी ड्रोन का इस्तेमाल इस दौरान हो सकता है। ये पहले चरण। दूसरे चरण में फारस की खाड़ी में द्वीपों पर अटैक किया जा सकता है और अगर द्वीपों पर ईरान से कनेक्शन काटा जा सकता है तो उसके बाद हॉर्मुज के करीब मौजूद द्वीपों पर यूएस अपना कब्जा जमा सकता है। तीसरा चरण जब आएगा तो तीसरे चरण में हॉर्मुज में लगी सी माइंस हटाई जाएगी और इसके लिए बाकायदा जापान की तरफ से कह भी दिया गया है कि वो अपनी सेना भेज सकता है, वो ये काम कर सकते हैं। बारूदी सुरंगें हटाने के लिए ब्रिटेन के माइंस ब्रेकर शिप भी पहुंच सकते हैं, वो भी मदद देने के लिए आगे आ रहे हैं। चौथे चरण में खार्ग समेत दूसरे द्वीपों पर कब्जे की तैयारी की जा रही है और चौथे चरण में ही मरीन कमांडो ऑपरेशन शुरू हो सकता है, जिसके लिए बाकायदा कई हजार मरीन कमांडोज को भेज दिया गया है फारस की खाड़ी की तरफ। पांचवें चरण में खार्ग से ईरान में कमांडो उतारे जा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर या पैराशूट का इस्तेमाल किया जाएगा और ये ईरान में घुस करके तबाही मचा सकते हैं। तो ये इनकी तैयारी है पूरी कि 5 चरणों में इस तरीके से उन्हें इस युद्ध को अंजाम देना है, एक एक चरण करके। जब आखिरी और 5वां चरण आएगा उस दौरान ये तैयारी की जा रही है कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा या पैराशूट का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि अमेरिकी सैनिकों को ईरान के अंदर एंटर करवा सके। लेकिन इन सबके बीच में बातचीत चल रही है कि सब कुछ सुलझा लिया जाएगा, ये युद्ध समाप्त करवा लिया जाएगा। तैयारी जरूर की जा रही है, लेकिन ये कितनी सफल होगी ये भी देखना होगा, क्योंकि बार बार जो यूएस के राष्ट्रपति बयान देते हैं उसके साथ यही लगता है कि ये युद्ध अभी समाप्त नहीं होने वाला है। एक और खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने इराक को संदेश पहुंचाया है। इराक के लोगों को दरअसल ये संदेश दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ये है मुस्तफा खामनेई, जिनकी तरफ से मुस्तफा ने लोगों को धन्यवाद कहा है। इराक के लोगों के साहस और स्पष्ट रुख की तारीफ की है। यूएस इजराइल के खिलाफ समर्थन की तारीफ की है। इराक के लोगों के नाम मुस्तफा ने लिखित संदेश भिजवाया है। और आपको याद होगा हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब बगदाद में, इराक की राजधानी में बगदाद में लोग उतर करके प्रदर्शन कर रहे थे अयातुल्ला अली खामनेई के जाने की वजह से, और इसके लिए बाकायदा वो अमेरिकी दूतावास के बाहर पहुंच गए थे और वहां उनकी तरफ से तोड़फोड़ भी की गई थी। और अभी भी इराक के लोग खड़े हुए हैं मुस्तफा खामनेई के साथ, इसीलिए मुस्तफा खामनेई उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। एक और खबर आ रही है। खबर यह है कि इजराइल का ईरान पर बड़ा अटैक देखने को मिला है। ये इजराइल ने ईरान पर बड़ा अटैक किया है इस बार, और इसके लिए तेहरान समेत कई जगहों को निशाना बनाया गया है। तेहरान में कई जगह पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। तेहरान तो पूरी तरीके से खस्ता हाल कर दिया गया है।
रिहायशी इलाकों पर हमलों की जानकारी मिल रही है कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उन्हें भी चोटें पहुंची है, ये तक बताया जा रहा है। अब इजराइल का ईरान पर ये जो बड़ा अटैक हुआ है जिसमें धमाके की आवाज सुनी गई है, उसमें रिहायशी इलाकों में जो अफरा तफरी मची है, जरा वो तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें रिहायशी इलाकों से निकल करके सामने आई है जहां बिल्डिंगों में आग लगी हुई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। दो खबरें हैं कि एक तरफ ईरान इराक के लोगों को धन्यवाद कह रहा है, हालांकि इराक पर हमले भी लगातार वो कर रहा है। उसका कहना है कि जो अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं वो उन्हें तबाह कर देगा, इसीलिए अमेरिकी एयरबेस पर वो हमला कर रहा है, लेकिन इराक के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा है। दूसरी खबर ये है कि तेहरान में कई जगहों पर इजराइल की तरफ से बड़े बड़े धमाके किए गए हैं। रिहायशी इलाकों में जो बिल्डिंग है वो खस्ता हाल हो चुकी है, नेस्तनाबूत वाली स्थिति में पहुंच गई है। बिल्डिंग से धुएं का गुबार उठते हुए देखा जा रहा है। ये भयावह गुबार जरा देख लीजिए कि ये किस तरीके से पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में लेते जा रहा है। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनकी जान पर भी बनाई है। जिस दिन से इस युद्ध की शुरुआत हुई है उस दिन से लेकर के आज तक मिडिल ईस्ट में जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 3000 को क्रॉस कर चुका है अभी तक। ये युद्ध अभी और तबाही लेकर के आएगा। ट्रंप की तरफ से शिगुफा जरूर छोड़ा गया है, लेकिन उसने जो 15 पॉइंटर्स तैयार किए हैं तो युद्ध की वजह से वो अपनी बात नहीं मनवा पा रहा है। इस वजह से वो शर्तों पर आ गया है कि उन्हें वहां पर प्रेशर करके फिर अपनी बातें मनवा ले, जो ईरान नहीं मानने वाला है। अब अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के लिए मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के कमांडो को उतार सकता है। आपको बताते हैं कि यूनिट की क्षमताएं आखिरकार क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसएस त्रिपोली के साथ ये मिडिल ईस्ट पहुंचे, जिसमें 3500 मरीन नौसैनिक मौजूद है। इसी के लिए ईरान की तरफ से कहा गया था कि हमने मरीन कमांडो को गिरफ्तार किया है, मौत के घाट उतार दिया गया है। 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के जवान इसमें पहुंचे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये 5 चरणों में अपनी तैयारी अमेरिका करके चल रहा है। ये जो पीछे हटा है इसके पीछे भी वो खेल कर रहा है। हमेशा समंदर में ही ये यूनिट तैनात रहती है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि समंदर में रह करके युद्ध को कैसे लड़ना है। मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट, और इसके साथ बहुत जल्द ही एक्शन के लिए ये तैयार हो जाते हैं कमांडो तुरंत। तो ये इनकी खासियत है। ये इसीलिए खतरनाक है क्योंकि इन्हें पल भर का वक्त भी नहीं चाहिए युद्ध में उतरने के लिए। एक बार 1967 को स्पेशल लैंडिंग फोर्स अल्फा के रूप में इस यूनिट को बनाया गया था। पुरानी यूनिट है। वियतनाम में ऑपरेशन के लिए इसका गठन किया गया था। उस वक्त हालांकि वियतनाम से हार गया था अमेरिका, लेकिन उसने काफी तैयारियां उस दौरान कर ली थी। पानी और जमीन पर ऑपरेशन करने में ये यूनिट सक्षम होती है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। युद्ध ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ समंदर में रह करके लड़ सकते हैं, अगर इन्हें ग्राउंड पर उतारा जाए तो भी उस युद्ध की स्थिति को ये संभाल सकते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन से लेकर राहत बचाव तक की इनकी क्षमता होती है। इन्हें इस तरीके से ट्रेन किया जाता है। तो अमेरिका की आर्मी को इसीलिए नंबर 1 पर आज भी रखा गया है क्योंकि हर पैमाने पर वो खरे साबित होते हैं। हाँ, रिपोर्ट जरूर ये कह रही है कि इस युद्ध की वजह से जो नुकसान हुआ है उसमें अमेरिका में भी सैनिकों की कमी हो गई है, लेकिन अमेरिका को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के पास सैनिक, एयरक्राफ्ट, जहाज, एम्फीबियस व्हीकल होते हैं जो इनकी क्षमता को और ज्यादा ताकत देते हैं और ताकतवर इन्हें बना देते हैं। समुद्र और समुद्र के किनारे वाली ऑपरेशन के हिसाब से इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है कि समुद्र के ऊपर, समुद्र के बाहर, समुद्र के किनारे वाले ऑपरेशन को किस तरीके से उन्हें लड़ना है। ये इस यूनिट की खासियत है। तो आपने इसके बारे में जान लिया। अब आपको कुछ और चीजें बताते हैं, खासतौर पर खर्ग को लेकर के कि ये क्यों आखिर अहम है। ये जो आप नाम सुनते हैं ये बहुत छोटा सा है, छोटी सी जगह है ये खर्ग द्वीप, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी वजह है कि फारस की खाड़ी में ईरान का ये खर्ग द्वीप मौजूद है। ये इसके बारे में जानकारी है। ईरान का खर्ग द्वीप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान के तेल व्यापार का ये अहम केंद्र भी है। इसके साथ ही ये सभी ठिकानों से पाइपलाइन के माध्यम से तेल यहां से पहुंचाता है। ये कुल क्रूड ऑयल सप्लाई का 90% खर्ग से ही सप्लाई करता है। और इसकी जो क्षमता है वो ये कहती है कि 10 ऑयल टैंकर एक साथ ये लोड कर सकता है। इसकी स्टोरेज क्षमता उससे भी ज्यादा है। स्टोरेज क्षमता इसकी 30 मिलियन बैरल है और इसकी लोडिंग क्षमता 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की है। ये इसीलिए उसके लिए महत्वपूर्ण भी है ईरान के लिए, क्योंकि ये उसे आर्थिक तौर पर रीढ़ की हड्डी के लिए इस्तेमाल होने वाली खर्ग द्वीप है, जहां से 30 मिलियन बैरल कुल स्टोरेज क्षमता के साथ ये लोडिंग क्षमता 2 मिलियन बैरल प्रति लीटर की रखती है।
अब एक और खबर आ रही, खबर यह है कि ईरान की मीडिया ने एक और एआई वीडियो जारी किया है। एआई वीडियो के माध्यम से यूएस इजराइल को उनकी तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। अभी तक ईरान की आईआरजीसी ये कर रही थी, लेकिन अब ईरान की मीडिया भी इसमें आगे निकल आई है। उसने यूएस और इजराइल को चेतावनी दी है, मिसाइल अटैक की नई लहर शुरू करने की धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर कमांडर के आदेश पर यह हमले की चेतावनी दी गई है। जरा ये देखिए, जो उनकी तरफ से ये वीडियो बनाया गया है, ये वो वीडियो है एआई जनरेटेड, जिसमें वो अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करके सब कुछ तबाह करते हुए नजर आ रहे हैं। या आपको इनके हाथ पर इजरायली झंडा नजर आ जाएगा। मुस्तफा खामनेई को इसमें दर्शाया गया है। आयतुल्लाह अली खामनेई की तरफ वो देख रहे हैं और बता रहे हैं कि अब युद्ध की शुरुआत कर दो, और सीधे धमाकों को दिखाया गया है। जमीन पर लड़ते हुए दिखाया गया है कि कैसे अमेरिका के सैनिकों को वो कुचलते हुए आगे बढ़ गए। इजराइल की जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। एक बार फिर से ये तस्वीरें देख लीजिए। कमांड सेंटर के अंदर मुस्तफा खामनेई मौजूद है, अपने पिता आयतुल्लाह अली खामनेई की तरफ देखते हैं, नक्शे पर इशारा करते हैं कि कहां पर हमला करना है। विस्फोट होता है। ईरान के सैनिक कुचलते हुए अमेरिका के जवानों को नजर आते हैं। ईरान की मिसाइलें सब कुछ तबाह करते हुए नजर आती हैं और ये आगे व्हाइट हाउस तक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बता करके उन्होंने चेतावनी दे दी है कि ईरान को अगर कमजोर आका था तो ये सबसे बड़ी गलती इजराइल और अमेरिका की तरफ से की गई है और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब एक और खबर आ रही है। खबर यह है कि ईरान का खाड़ी देशों पर बड़ा हमला देखने को मिला है और ये खाड़ी देश कोई पहली बार हमले का शिकार नहीं हुए हैं। अभी भी ये हमले का शिकार हो रहे हैं, जिसमें जॉर्डन, कुवैत, यूएई, बहरीन पर अटैक इस बार कर दिए गए हैं। अहम ठिकानों पर यह मिसाइल से हमला किया गया है। इराक में भी यूएस के विक्ट्री सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है, ये भी बताया जा रहा है। विक्ट्री सैन्य बेस को इराक में। अब जरा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से मध्य पूर्व में ये हमले किए जा रहे हैं। और मसूद पेजेश्कियान ये कहते हुए भी नजर आए थे कि अगर मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री का इस्तेमाल हमारे ऊपर हमला करने के लिए किया जाएगा तो हम यही आलम रखेंगे, वहां पर हम पीछे नहीं हटेंगे। मसूद पेजेश्कियान ने बहुत शुरुआत में कभी माफी मांगी थी कि हम मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी किसी भी देश पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें आईआरजीसी ने सीधे बेइज्जत किया कि ऐसा नहीं होगा, हम हमला करेंगे। उसके बाद मसूद पेजेश्कियान के सुर बदले हुए नजर आते हैं। उनका कहना था कि अगर मिडिल ईस्ट में कोई भी कंट्री अमेरिका को हमारे ऊपर हमले करने की इजाजत देता है, अपनी जगह का इस्तेमाल करने की इजाजत देता है, तो वहां पर तबाही लेकर के आएंगे और ये तबाही वहां पर लाई जा रही है। ये कहने के लिए है कि जो अमेरिका के सैन्य बेस है हम उन्हें निशाना बना रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये जिस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं इराक के अंदर, जॉर्डन के अंदर, कुवैत के अंदर, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर, वो ये बता रहा है कि सैन्य बेस तबाह करने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। ये प्रेशर बना रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की कोई भी कंट्री इनके खिलाफ उतर करके लड़ेगी नहीं। ऐसे में हम प्रेशर जरा बना देते हैं कि आप अमेरिका और इजराइल को कह दीजिए कि अब हम पर हमले बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आप पीछे हट जाइए। अमेरिका बार बार मिडिल ईस्ट की इन कंट्रीज से ये कहते हुए नजर आ रहा है कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, और इसके लिए उसने यूक्रेन तक में जो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए थे उन तक को मंगवा करके वहां पर इस्तेमाल करने के लिए लगवा दिया गया है। जापान में, साउथ कोरिया में, वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्हें तक हटवा दिया गया है। अब ईरान एक तरफ मिडिल ईस्ट के देशों पर भीषण हमले कर रहा है, तो ईरान के नेतृत्व ने खाड़ी देशों को चेतावनी भी दी है, और जो चेतावनी जारी की जा रही है उसकी एक तस्वीर भी आ रही है। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले एक महीने की जंग में अब तक 3400 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इनमें ईरान और लेबनान में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। ईरान युद्ध में मिडिल ईस्ट में अब तक मौतों का आंकड़ा सामने आया है। अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में ईरान और उसके सहयोगियों ने भी जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका के मानवाधिकार समूह के मुताबिक कुल 3460 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें 1550 से ज्यादा आम लोग थे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज की तरफ से
शुक्रवार को जानकारी दी गई कि ईरान में अब तक अमेरिका और इजराइल के हमलों में कम से कम 1900 लोग मारे गए हैं और 20,000 लोग जख्मी हुए हैं। उधर लेबनान के अधिकारियों के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में 1235 से ज्यादा लोग मारे गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मार्च से अब तक हिजबुल्लाह के 400 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। साफ है कि ईरान में भारी तबाही हुई है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं। उसकी मिसाइल्स और ड्रोन पूरे मिडिल ईस्ट में भीषण तबाही मचा रहे हैं। इस बीच ईरान ने एक बार फिर से खाड़ी देशों को धमकी दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान पहले हमला नहीं करता, लेकिन अगर उसकी महत्वपूर्ण ठिकानों या अर्थव्यवस्था पर हमला हुआ तो वो जोरदार जवाब देगा। उन्होंने खाड़ी देशों से कहा कि अगर वो अपनी सुरक्षा और विकास चाहते हैं तो अपने यहाँ ईरान के दुश्मनों को युद्ध चलाने की इजाजत ना दें। ईरान की सेना ने भी अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। ईरान के खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैनिक खतरे में हैं। उन्होंने दावा किया कि दुबई में उन जगहों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया जो अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे। उन्होंने दावा किया कि एक जगह तकरीबन 400 और दूसरी जगह 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद थे और दोनों स्थानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये पूरा क्षेत्र अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्रगाह बन सकता है। ईरान की सेना का दावा है कि उसने ओमान के सलाला बंदरगाह के पास एक अमेरिकी सैन्य सपोर्ट जहाज को निशाना बनाया। यह हमला ओमान के तट से कुछ दूरी पर किया गया। हालांकि ईरानी सेना ने कहा कि इस कार्रवाई के बावजूद ईरान ओमान की संप्रभुता का सम्मान करता है। हुती लड़ाकों की तरफ से इजराइल को बड़ी धमकी जारी कर दी गई है कि इजराइल में घुस करके हमला करेंगे। ये चेतावनी उनकी तरफ से जारी की गई है। हुती लड़ाके रेड सी में, लाल समंदर में उसे लाल करने पर ही तुले हुए हैं। वहां पर इस तरीके से खून बहा रहे हैं। अब खबर यह कि हुती लड़ाके इजराइल को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम इजराइल के अंदर घुस करके आपका काम तमाम करेंगे। इजराइल में घुस करके हमले करने की चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है। इजराइल में ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, ये धमकी दी गई है। ईरान, गाजा, लेबनान, यमन में हमले रोकने के लिए कहा गया कि जल्द से जल्द ईरान में, गाजा में, लेबनान में, यमन में अपने हमलों को रोक दो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये है वो हुती लड़ाके जो ये कह रहे हैं कि हम जमीन पर उतर करके इजराइल के अंदर घुस करके हमला करेंगे। ये दर्द इसका इसलिए है क्योंकि ये ईरान के प्रॉक्सी है। ईरान इन्हें फंडिंग भी देता है, हथियार भी देता है और अपने लिए इस्तेमाल भी करता है। अब इन्हीं हुतियों का इस्तेमाल इस पूरे युद्ध के दौरान हो रहा है। हालांकि उनकी तरफ से पहले भी ये कहा गया था कि अगर ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई को कुछ भी हुआ तो उसके बाद हम जो बर्बादी लेकर के आएंगे वो इजराइल देखेगा, और इजराइल उस बर्बादी को देख भी रहा है। लेकिन इन सब के बीच में उन्होंने कहा है हुतियों ने कि आप ईरान में, यमन में हुतियों पर, हिजबुल्लाह पर हमले को रोक दो, वरना हम अब घर में घुस करके मारेंगे। अब एक और बड़ी खबर आ रही है। इस पूरे युद्ध को 30 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इजराइल के साथ जंग में हिजबुल्लाह भी अब बड़ा दावा कर रहा है। साउथ लेबनान में सब कुछ तबाह किया गया है। अब हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम इजराइल की सेना को बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। अब तक 110 से ज्यादा टैंक हमने तबाह कर दिए हैं, ये उसकी तरफ से दावा किया गया है। और आगे भी वो इसी तरीके से ये तबाही लेकर के आएगा, उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है। तो हिजबुल्लाह भी ऐसा नहीं है कि बहुत पिट रहा है इस जंग में। सबसे ज्यादा तबाही लाई गई है लेबनान के भीतर। लेकिन लेबनान के भीतर जो तबाही लाई गई है उसके बाद उसकी तरफ से कुछ वीडियोस जारी किए गए हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ एक तरफा चल रहा है। हम भी उनके टैंक को तबाह कर रहे हैं, उसका वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया। और 1, 2, 3 नहीं बल्कि 110 टैंक उनकी तरफ से तबाह किए गए हैं, ये वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हुती और हिजबुल्लाह मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़े हुए हैं। अगर कोई कहे कि ईरान कमजोर पड़ गया है, ईरान अकेला पड़ गया है, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि पहले दिन से, जिस दिन से स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से ईरान पर की गई थी, उस दिन से ही हिजबुल्लाह, हुती और ईरान मिलकर के इस पूरे युद्ध को लड़ रहा है। हुती भी धमकियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी धमकियां दे रहा है। अब रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि उसकी इस धमकियों का कितना असर इजराइल पर पड़ने वाला है। क्या वो अपने इस युद्ध में कदम पीछे खींचेगा?
ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइलें और ड्रोन तो है ही, प्रॉक्सी संगठन भी उसे बेहद शक्तिशाली बनाते हैं। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में मौजूद हूती और इराक में कताइब समेत कई संगठनों को ईरान की सेना सपोर्ट करती है। अमेरिका, इजराइल ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका की शर्तों में एक नई शर्त ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को सहयोग खत्म करने की है। इजराइल काफी समय से प्रॉक्सी संगठनों से युद्ध में उलझा है। पिछले करीब 3 साल से गाजा में हमास से इजराइल की जंग चल रही है। हमास को खत्म करने में इजराइल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। गाजा के जर्रे जर्रे में बमबारी की, सुरंग नेटवर्क को ध्वस्त किया, लेकिन अभी तक इजराइल को पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल पाई। उधर लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह से भी इजरायली सेना की जंग चल रही है। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल ने लेबनान को शमशान बना दिया। हिजबुल्लाह के कई शीर्ष कमांडर्स को मौत की नींद सुला दिया गया, उसके हथियारों के गोदाम नष्ट कर दिए गए, लेकिन अभी तक इजराइल को पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली। ईरान से जंग के बीच इजराइल के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। हमास और हिजबुल्लाह के अलावा अब हूती भी जंग में उतर आया है। यमन में मौजूद हूती लड़ाकों ने इजराइल पर मिसाइल दागी। यमन के ईरान समर्थित हूती लड़ाके औपचारिक रूप से युद्ध में उतर आए। उन्होंने इजराइल के दक्षिणी शहर बियरशेवा क्षेत्र को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हूती लड़ाकों ने चेतावनी दी कि हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इजराइल की आक्रामकता खत्म नहीं होती। इस हमले के बाद रेड सी के महत्वपूर्ण शिपिंग रूट पर खतरा फिर मंडराने लगा। हूती लड़ाकों की एंट्री के तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 24 घंटे के भीतर 100 से ज्यादा हमले किए। इन हमलों में रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। हमलों का निशाना गोलान हाइट्स और हाइफा जैसे क्षेत्र बने। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस ने कई हमलों को नाकाम किया, लेकिन लगातार हमलों के कारण सायरन बजते रहे और हालात तनावपूर्ण बने रहे। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा जोन बढ़ाने का आदेश दिया। इजराइल का लक्ष्य लिटानी नदी तक नियंत्रण स्थापित करना है ताकि हिजबुल्लाह के हमलों से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि लेबनान सरकार ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ने की चेतावनी दी। दूसरी तरफ लेबनान में इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा है। साउथ लेबनान में इजरायली सैनिक जख्मी बताए जा रहे हैं और ये 1, 2, 3 अलग अलग घटनाओं में घायल हुए जवान हैं। 6 जवान की हालत हुए, 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। लेबनान में इजराइल की तरफ से ऑपरेशन चल रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स सब कुछ तबाह कर रही है। हिजबुल्लाह पलटवार कर रहा है। इजरायली सैनिक जख्मी हुए हैं। इस वजह से 6 जवान उनके जख्मी हुए हैं। 3 सैनिकों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ये हालांकि युद्ध से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब लेबनान में कवरेज के लिए 3 पत्रकार पहुंचे हुए थे, लेकिन तभी इजराइल की तरफ से विस्फोट किया जाता है। ये जो धमाका हुआ था उसमें 3 पत्रकारों की भी जान चली गई थी। ये वो विजुअल है, लेकिन ये कार्रवाई ये बताती है कि लेबनान के अंदर, बेरूत के अंदर लगातार कार्रवाई की जा रही है और उस कार्रवाई में नुकसान इजरायली सैनिकों को भी पहुंच रहा है। अगर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पहुंच रहा है तो उन्हें भी हो रहा है। अभी कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं कि अचानक से जो ये विस्फोट हुआ था, इसमें जो पत्रकार गाड़ी में बैठे हुए थे जो कि कवरेज के लिए जा रहे थे, उन्हें निशाना बनाया गया था। 3 पत्रकारों की इसमें जान भी चली गई थी। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका अब सीधे रुख कर लेते हैं। युद्ध से जुड़ी हुई ये खबर ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन लगातार सड़कों पर बढ़ते जा रहा है। लोग लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर गए हैं, विरोध कर रहे हैं कि ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है वो सही नहीं है। सड़कों पर अमेरिका की जनता उतरी है। ये जरा देखिए, ये जो पोस्टर है वो लेकर के ये लोग इस तरीके से पहुंचे हुए। ट्रंप को किस तरीके से सरेआम उनके पुतले को पीटते हुए लोग नजर आ रहे हैं। उनकी जो नाराजगी है, उनका जो गुस्सा है, वो जरा देखिए कि किस तरीके से ये तमाम लोग भड़के हुए हैं। अगर इन्हें डोनाल्ड ट्रंप सड़कों पर मिल जाए तो शायद वही हाल करेंगे जो अभी इस पुतले का उनकी तरफ से किया जा रहा है। हर जगह अमेरिका में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 52 के 52 स्टेट में प्रदर्शन हर जगह हो रहा है। लोगों की संख्या 90 लाख तक बताई जा रही है कि 90 लाख लोग सड़कों पर उतर करके विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस पर बहुत बड़ा असर पड़ा इस युद्ध का, जिसमें महंगाई भी बढ़ी।
इजरायली डिफेंस फोर्स इस युद्ध में नुकसान उठा रही है। उनके 6 जवान घायल हुए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से जो कार्रवाई की गई है। 3 जवानों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों के खिलाफ अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। इस युद्ध के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो नाराज है कि देश के अंदर, अमेरिका के अंदर जो संकट आ रहा है उससे ध्यान ट्रंप हटा रहे हैं और इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिकियों को जानबूझ करके इस युद्ध में झोंक दिया गया है। अमेरिका के सैनिकों को भी इसमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये तमाम लोग ईरान में चल रहे युद्ध को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं है। अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान के लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन उल्टा हो गया अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। यहां पर अमेरिका की जनता ही सड़कों पर उतर करके विरोध कर रही है। बहरहाल मिडिल ईस्ट में जारी जंग में भीषण तबाही देखने को मिल रही है। इजराइल और ईरान एक दूसरे के अस्तित्व को ही खत्म कर देने पर उतारू हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। ईरान में अब तक करीब 10,000 ठिकानों पर बमबारी की जा चुकी है। अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर ईरानी सेना के अहम ठिकाने, मिसाइल सिटी, मिसाइल फैक्ट्री और लॉन्चिंग साइट्स हैं। इस बीच ईरान के कारोबार से जुड़े अहम अड्डों पर भी हमले किए जा रहे हैं। ईरान के उत्तरी क्षेत्र में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला हुआ। ईरानी मीडिया के अनुसार देश के उत्तरी प्रांत में मौजूद तबरीज पेट्रोकेमिकल के प्लांट पर हमला हुआ। हालांकि दावा किया जा रहा है कि किसी भी खतरनाक केमिकल का रिसाव नहीं हुआ। कंपनी तेल या प्राकृतिक गैस को प्रोसेस करके ऐसे रासायनिक उत्पाद बनाती है जिनका उपयोग प्लास्टिक और अन्य रसायनों जैसे रोजमर्रा के सामान बनाने में किया जाता है। IRGC की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ईरान ने यूएई और बहरीन में मौजूद एल्यूमिनियम प्लांट समेत दूसरे अहम ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC का दावा है कि एरोस्पेस और नौसेना बलों ने मिसाइलों और ड्रोनों का उपयोग करते हुए एक संयुक्त अभियान चलाया जिसमें अमेरिकी सैन्य और एरोस्पेस क्षेत्र से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बीच इजराइल के बेरशेबा में ईरान ने मिसाइल हमला किया जिससे प्लांट में भीषण आग लग गई। यह हमला न्योत होवो इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ जहां ADAMA की फैक्ट्री है। ये कंपनी खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बनाती है। कंपनी का कहना है कि मिसाइल या उसके टुकड़े गिरने से फैक्ट्री को नुकसान हुआ। इजराइल के होम फ्रंट कमांड ने लोगों को चेतावनी दी कि वो प्लांट के आसपास घरों से बाहर ना निकलें। क्योंकि केमिकल लीक होने का खतरा हो सकता था। हालांकि इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया और हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री के मुताबिक किसी भी तरह का जहरीला केमिकल लीक नहीं हुआ और आम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। साथ ही सड़कों को फिर से खोल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान का कुवैत पर एक और बहुत बड़ा हमला देखने को मिला है। कुवैत के पावर जनरेशन प्लांट पर अटैक किया गया है। कुवैत को तो बार बार निशाना बनाना आदत सी हो गई है ईरान की। ईरान ने एक बार फिर से कुवैत में एक बड़ा हमला किया है। कुवैत को निशाना बनाया उसके पावर जनरेशन प्लांट को। अब यहाँ पर कौन सा यूएस का बेस है जिसे वो निशाना बना रहे हैं? वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को वो निशाना बना रहे हैं, उसे भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीने के पानी की किल्लत हो जाए वो ये चाहते हैं। तो कुवैत में तेल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाना, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को नुकसान पहुंचाना, उनकी पावर जनरेशन प्लांट को नुकसान पहुंचाना, ये कौन से वहां पर अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं जिससे नुकसान पहुंचा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है।
कुवैत चुपचाप से पीछे बैठा हुआ है और तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्री चुपचाप से पीछे बैठी हुई है क्योंकि अमेरिका उन्हें आगे नहीं आने दे रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मिडिल ईस्ट में एक देश अलग और बाकी देश एक साथ खड़े हो जाएंगे। एक और खबर आ रही है। खबर यह है कि यूएस इजराइल का ईरान पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिला है। तेहरान के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई है। यूएस इजराइल ने मिलकर के ईरान पर बड़ा अटैक कर दिया है। सीजफायर शायद खत्म कर दिया गया है। हालांकि ट्रंप कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अब उन्होंने एक बार फिर से हमला करवाया है तेहरान के कई हिस्सों में। इसकी वजह से बिजली गुल हो गई है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की खबर है। उसे पूरी तरीके से पूरे शहर को, पूरी राजधानी को तबाह कर दिया गया है यूएस और इजराइल की तरफ से। इस कदर वहां पर हमले किए जा रहे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको तबाह हो जाए और ईरान घुटनों पर आकर के अमेरिका की दी गई 15 शर्तों को स्वीकार कर ले और पीछे हट जाए। यही चाहता है अमेरिका और यही चाहता है इजराइल। हालांकि इजराइल जरूर ये कहता है कि ये जंग अब तब समाप्त होगी जब हम चाहेंगे, ना कि अमेरिका चाहेगा। यूएस इजराइल ने ईरान पर जो अटैक किया है उसके बाद तेहरान का क्या हाल है जरा ये देखिए। हर जगह बिजली गुल हो गई है क्योंकि उसके पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया है। दूसरी तरफ वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को नुकसान ईरान पहुंचा रहा है कुवैत के अंदर। उनके जनरेशन प्लांट को वो अटैक कर रहा है, तो उसे भी, कुवैत को भी वो नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहा है। ईरान से जंग में अमेरिका को एक बार फिर से दूसरी तरफ बड़ा झटका देखने को मिला है। ईरान ने दावा कर दिया कि उसने अमेरिका के एक और विमान को तबाह कर दिया है जिसकी कीमत 5,800 करोड़ रुपए है। अब ये कौन सा विमान है जिसे तबाह करने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखें। अट्ठाईस फरवरी के पहले तो शायद अमेरिका और इजराइल ने भी नहीं सोचा था कि ईरान का हमला इतना भीषण होगा। जंग की शुरुआत भले ईरान ने धीमे की, उसे अयातुल्ला अली खामनेई के रूप में बड़ा झटका भी लगा, लेकिन उसकी रणनीति कामयाब होती दिख रही है। अमेरिका धीरे धीरे लंबी जंग में उलझता दिख रहा है, जिससे अमेरिका को पानी की तरह पैसा बहाना पड़ रहा है। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो रहे हैं, मिसाइलें बर्बाद हो रही हैं, विमान नष्ट हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप अभी भी अपनी जिद पर अड़े हैं। ईरान ने अमेरिका को एक और बड़ा झटका दिया। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिससे अमेरिका के E-3 सेंट्री विमान को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। ईरान का दावा है कि उसने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला कर अमेरिका के E-3 सेंट्री विमान को भारी नुकसान पहुंचाया। इस एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका करता है। ईरान के मुताबिक इस हमले में 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। इन भीषण हमलों में करीब 4,100 करोड़ रुपए से 5,800 करोड़ रुपए तक की कीमत वाला बोइंग का E-3 सेंट्री विमान नष्ट हो गया। ईरानी मीडिया ने जो तस्वीरें जारी की है उनमें विमान बुरी तरह टूटा हुआ दिख रहा है और उसका बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। इसके अलावा कुछ फ्यूल भरने वाले विमान भी क्षतिग्रस्त हुए। अमेरिका के पास E-3 विमान पुराने और सीमित संख्या में है। फिलहाल सिर्फ 16 विमान ही बचे हैं। इनमें से 6 विमान यूरोप और मिडिल ईस्ट में तैनात किए गए हैं। E-3 विमान हवा और जमीन की निगरानी और कमांड कंट्रोल का काम करते हैं। E-3 विमानों को उड़ता हुआ रडार स्टेशन कहा जाता है। इसके ऊपर एक बड़ा घूमता हुआ रडार डोम है। इसमें 13 से 19 एक्सपर्ट्स और 4 क्रू मेंबर्स होते हैं। ये विमान इलाके में विमानों की नेवी की या आर्मी की एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। यह युद्ध के समय कमांड और कंट्रोल का काम भी करता है। किसी हमले की स्थिति में यह विमान जरूरी जानकारी भी देता है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि IRGC ने लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। साथ ही एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने और एक F-16 फाइटर जेट को निशाना बनाने का दावा किया गया। साफ है कि अमेरिका के लिए जंग न केवल थकाऊ बल्कि महंगी भी साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अमेरिका को ईरान आर्थिक तौर पर जितना तोड़ सकता है उतना तोड़ने का प्रयास कर रहा है और यही वजह है कि अमेरिका के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, क्योंकि महंगाई का आलम वहां पर भी देखने को मिला है। अब ईरान ने अमेरिका का जो E-3 एवेस्कस विमान मार गिराने का दावा किया है उसके बारे में जरा जान लीजिए कि उस विमान की खासियत क्या है। ये उड़ता हुआ रडार स्टेशन माना जाता है E-3 एवेस्कस विमान। ये उसकी तस्वीर है जिसे बताया जा रहा है ईरान की तरफ से मार गिराया गया है, उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसकी कीमत
5,800 करोड़ रुपए में बनता है एक विमान, जिसे खत्म कर दिया गया है। और F-35, F-18 जैसे तो कितने विमान गिरा दिए गए ईरान की तरफ से। विमान के ऊपर घूमता हुआ रडार लगा होता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये रडार की तस्वीर है। विमान में 13 से 19 एक्सपर्ट्स और 4 क्रू मेंबर्स मौजूद होते हैं और ये सब कुछ पता लगाते हैं कि कहां पर आखिरकार क्या चल रहा है। ईरान के अंदर अगर ये जानना चाहता है कि वहां क्या चल रहा है तो सारी जानकारी अपने रडार से ये ले सकता है। इलाके में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की गतिविधियों पर ये नजर रखता है, यही इसका काम है। दुश्मन की जो मिसाइल्स है, विमान है, उन्हें ये ट्रैक करने की क्षमता रखता है, ये सब कुछ पता लगाता है। युद्ध के समय में कमांड और कंट्रोल का भी ये दम रखता है कि अगर जरूरत पड़ी तो एवेस्कस से भी हमला किया जा सकता है, उसका कंट्रोल भी अपने पास रखता है। इसके ऊपर लगा हुआ रडार डोम, इसमें बैठे हुए 13 से 19 एक्सपर्ट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि जिस इलाके पर ये निगरानी कर रहे हैं उस इलाके की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स क्या कर रही है, उनकी गतिविधियों पर ये नजर रखते हैं। अब खबर यह है कि ईरान में IRGC और बासिज फोर्स के ठिकानों पर हमले कर दिए गए हैं। IRGC को एक बार फिर से निशाना बनाया गया, उसके साथ साथ बासिज फोर्स को भी निशाना बना लिया गया है। यूएस और इजराइल की सेना ने यहाँ पर एयर स्ट्राइक की है। तेहरान पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश में है ईरान, लेकिन यहाँ पर जो एयर स्ट्राइक की जा रही है उसके माध्यम से नियंत्रण को हटाने का प्रयास किया जा रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। रणनीति बदली जा रही है ईरान की तरफ से कि यहां से किसी भी तरीके से तेहरान से, राजधानी से अगर उसने कंट्रोल खो दिया तो ईरान हार गया। अगर राजधानी पर ही कब्जा हो जाए किसी देश का तो फिर उसके बाद क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। इसीलिए प्रयास ये किया जा रहा है कि तेहरान पर किसी तरीके से ईरान अपना नियंत्रण रखे। नियंत्रण बनाए रखने के लिए वो अपनी रणनीतियां भी बदलते हुए नजर आ रहा है। तो ये तैयारी जरूर उसकी तरफ से की जा रही है, लेकिन हर बार उसे बहुत पीछे धकेल देता है हर एक हमला। अगर तेहरान ईरान के हाथ से, उनकी सत्ता से निकल गई, उनकी राजधानी उनके हाथों से निकल गई, तो वो अमेरिका और इजराइल के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर हो जा रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि अरब जगत में लगी इस आग का दुनिया पर क्या असर हो रहा है, कहां तक और किन किन देशों में महंगाई का बम फूट रहा है। मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस रहा है। ये जंग भले ही मिडिल ईस्ट में लड़ी जा रही है, लेकिन इसकी आग पूरी दुनिया को झुलसा रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा क्या कसा, दुनिया भर में हाहाकार मच गया। कई देशों में हालात लॉकडाउन जैसे हो गए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। इसके बावजूद जंग की आग से सुपर पावर खुद भी नहीं बच सका। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत $3.75 प्रति गैलन के पार पहुंच गई है और आने वाले महीनों में 4.3 से $4.5 प्रति गैलन तक पहुंचने की आशंका है। अमेरिका के लिए ये जंग ऐसे समय में आई है जब उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही टैरिफ, महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी जैसी समस्या से जूझ रही है। जंग की आग में सबसे ज्यादा एशिया के देश झुलस रहे हैं, क्योंकि वो अपनी तेल और गैस की अधिकतर सप्लाई के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है। फिलीपींस एशिया का पहला देश बन गया है जहां जंग की वजह से ऊर्जा आपातकाल लगा दिया गया। फिलीपींस में पेट्रोल की कीमत 90 पैसों प्रति लीटर के पार जा चुकी है। ये युद्ध से पहले के मुकाबले लगभग 200% की बढ़ोतरी है। युद्ध की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास सिर्फ 20 दिन का ईंधन भंडार बचा है। पाकिस्तान में सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन काम करने का ऐलान किया गया है, जबकि आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। सरकारी गाड़ियों का 50% बेड़ा सड़कों से हटाया गया है और नए सामान खरीदने पर रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का आधार गारमेंट फैक्ट्रियां हैं, जो दुनिया को कपड़े निर्यात करती है। देश की आधी बिजली गैस से बनाई जाती है, जिसका 1/3 हिस्सा आयात किया जाता है। बांग्लादेश में अस्थायी ब्लैकआउट घोषित किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि 5 मार्च को ही बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने गाड़ियों के लिए ईंधन भरने की सीमा तय कर दी थी। श्रीलंका में स्कूल, यूनिवर्सिटी बंद हो चुके हैं। गैर जरूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बंद करने का ऐलान किया जा चुका है और ड्राइवरों के लिए नेशनल फ्यूल पास जरूरी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 11 मार्च को श्रीलंका ने LPG के दाम 8% बढ़ाए।
एक दिन पहले ही पेट्रोल की कीमतों में भी उतनी ही बढ़ोतरी की गई थी। और अब ये युद्ध खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि मीटिंगों का दौर शुरू होने वाला है, तो क्या ये युद्ध समाप्त हो जाएगा? हालांकि दूसरी तरफ वाशिंगटन से खबर आ रही है कि प्लेन क्रैश का वीडियो सामने आया है। यूएस एयरलाइंस पैसेंजर जेट हेलीकॉप्टर की इसमें टक्कर हुई थी। जरा ये तस्वीरें देखिए। हादसे में 67 लोगों की जान चली गई है। ये वाशिंगटन में हुआ है। सामने से आता हुआ एक हेलीकॉप्टर और पैसेंजर प्लेन आपस में जिस तरीके से टकराते हैं, उसकी वजह से 67 लोगों की जान चली गई है, ये बताया जा रहा है। इन हादसों को बार बार इस तरीके से जोड़ करके देखा जाता है कि कहीं ये ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप की तरफ से तो हमला नहीं किया जा रहा। आपको याद होगा, इसके पहले न्यूयॉर्क से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। रनवे पर अचानक से जब पैसेंजर फ्लाइट लैंड होने वाली होती है, उस वक्त वहां पर एक ट्रक आ जाता है फायर सेफ्टी का। एटीसी कहते रह जाती है उसको हटने के लिए, लेकिन वो हटता नहीं हो, जाकर के सीधे टकरा जाता है उस विमान से, जिसकी वजह से एक पायलट और को पायलट की जान चली गई थी। उसके अंदर बैठे हुए 90 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। अब जो तस्वीर आई है यूएस एयरलाइंस पैसेंजर जेट और हेलीकॉप्टर की टक्कर, इसमें भी कोई ना कोई एंगल जरूर निकल करके सामने आएगा कि इस बार भी क्या वाशिंगटन के अंदर किसी प्रॉक्सी की वजह से ये सब कुछ हुआ है? क्या उसकी वजह से ये तबाही उन्हें उठानी पड़ी है? तो विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।